स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों, मन के पार की यात्रा करनी हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और उनकी भक्ति एक सुखद छांव की तरह है। ये आपको जीवन के नए आयामों का अनुभव करवाती है। आज के एपिसोड में आपको ब्रह्मांड की यात्रा पर भी ले जाएंगे जो काफी दिलचस्प होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं, फिर भी हम अपने को बहुत कुछ मान बैठते हैं, जबकि हमारा किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सुबह सूरज अपने टाइम से निकल आता है, आप टाइम से उठें अथवा ना उठें, और ये जाने कितने वर्षों से निकल रहा है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं, वो भी स्पेस में अनगिनत सालों से बिना किसी से टकराए सारी व्यवस्था चल रही है। और ऐसे जाने कितने सौर मंडल हैं, जाने कितने सूर्य हैं, कितने ग्रह हैं और इतनी दूरी पर हैं कि आपका सर ही चकरा जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था अपने आप चल रही है और हम अपने साथ हुई छोटी मोटी विसंगतियों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि वो ईश्वर ना कुछ करता है ना करवाता है। वो तो निर्लेप है, निरअभिमान है। आप अपनी प्रेरणा से ही सब कुछ बनाते और बिगाड़ते हैं। चलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और यात्रा करते हैं यूनिवर्स की। यात्रा के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर वो दूरी होती है जो लाइट एक साल तक लगातार चलकर तय करती है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में यानी 500 सेकंड में पृथ्वी तक आ जाता है। मींस एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यही लाइट एक साल तक ट्रेवल करेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी? थिंक, ये चलेगी 9,46,080 करोड़ किलोमीटर। नाउ व्हेन आई से 1 लाइट ईयर, देन थिंक अबाउट दिस फिगर। टाइम, स्पेस एंड ऑल द मैटर सभी इस यूनिवर्स में समाहित हैं। चलिए उड़ान भरते हैं अपने मन के यान से। अभी हम अपने घर में पृथ्वी की सतह पर बैठे हुए हैं, बशर्ते उन लोगों को छोड़कर जो ये वीडियो एरोप्लेन में देख रहे हों। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में एयर जमीन की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ने पर कम घनी होती जाती है। इन लेयर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम हैं ट्रोपोस्फेयर में। सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। ये जमीन से लगभग 10 किलोमीटर तक फैला है। आगे बढ़ते हैं। ये है स्ट्रेटोस्फेयर। एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाइज इन दिस लेयर। ये 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। अब हम आ गए हैं मीसोस्फेयर में। ये 85 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। ज्यादातर उल्का पिंड यहीं बर्न हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे बढ़ने पर पहुंच चुके हैं हम थर्मोस्फेयर में। ये 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। सूर्य से निकलने वाले एक्स रेज और यूवी रेडिएशंस यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ मानव द्वारा भेजे गए कुछ सैटेलाइट्स भी घूमते रहते हैं। ये है हमारा स्पेस स्टेशन। ये इंसान द्वारा स्पेस में किया गया सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। ये 5 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है और ये 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। और ऊपर जाने पर हमें इंसान द्वारा भेजे गए हजारों सैटेलाइट्स दिखते हैं और ये सैटेलाइट्स एक जाल सा बना देते हैं। In 2020, 1283 satellites were launched, which stands as the highest number of satellites launched in a year as compared to all the previous years. The database also shows that 11,139 satellites have been launched till 2020, out of which only 7,389 are in the space, while the rest have either been burnt up in the atmosphere or have returned to the earth. अब हम एंटर कर चुके हैं एक्सोस्फीयर में। दिस इज द लास्ट लेयर एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 लाख किलोमीटर टू 1.9 लाख किलोमीटर अबव द अर्थ। दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ये लेयर लगभग स्पेस के जैसी ही है क्योंकि यहाँ पर एयर की डेंसिटी लगभग ना के बराबर होती है।
इससे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर भी हमारे एग्जिस्टेंस में हमारी मदद करता है और कितने प्रकार से, कितने संकटों से हमें बचाता है। अब हमें अपनी पृथ्वी एक ब्यूटीफुल बॉल की तरह दिख रही है। अब हम सबसे पहले चलते हैं अर्थ के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट की तरफ, यानी मून की तरफ। नाउ वी आर अप्रॉक्स 4 लाख किलोमीटर अबव द अर्थ। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। बड़े बड़े कॉमेट्स के यहाँ से टकराने से बहुत बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो यहाँ स्पष्ट देखे जा सकते हैं। वायुमंडल न होने से यहाँ हर चीज सदियों तक सुरक्षित रह सकती है। यहाँ सबसे पहले यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गैगरिन के पैरों के निशान आज भी सुरक्षित हैं। अब चलते हैं आगे। हम आ गए हैं शुक्र ग्रह पर। इसके लगभग पृथ्वी जैसा होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसकी ग्रेविटी अर्थ जितनी ही है। यहाँ भी बादल हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के, और यहाँ होती है एसिड की बारिश। सन हीट को ये एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन इन बादलों के कारण रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, जिससे बुध ग्रह का सूर्य के पास होने के बावजूद भी शुक्र बुध से ज्यादा गर्म ग्रह है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं। ये है मरकरी। ये लगभग हमारे मून जैसा है। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये सन हीट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट तुरंत कर देता है। यहाँ रात के समय टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी आर नियर सन। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती हैं। ये एक स्टार है क्योंकि ये अपनी लाइट खुद इमिट करता है। ये सारे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल रखता है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेले सन का है। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है। चलिए वापस चलते हैं। अब हम हैं मंगल ग्रह पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। ज्योतिष में तो इसे सेनापति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जुपिटर और मंगल के बीच में असंख्य एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। वो इतने बड़े हैं कि उन पर एक शहर आराम से बसाया जा सके। वो जब अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये सेनापति हमारी रक्षा करता है और उल्का पिंडों को टकराने से रोक लेता है और अपने ऊपर उनका प्रहार सह लेता है। देखो, हमारे जीवन के लिए ये सौरमंडल हमारी कितनी मदद करता है। वैज्ञानिक बताते हैं मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। यहाँ जीवन के पनपने के सबूत मिलते हैं। यहाँ नदियों के बहने के सबूत हैं। वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी ओलंपस मॉन्स इसी ग्रह पर है। इट इज ए लार्ज शील्ड वोल्केनो ऑफ हाइट 22 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमें अब जुपिटर पर जाने से रोक रहे हैं। चलो बच के निकलते हैं। अब हम हैं जुपिटर पर। ये एक गैसियस प्लैनेट है। अगर हम यहाँ लैंड करेंगे तो इसके अंदर ही चले जाएंगे। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट समा सकते हैं। जुपिटर ग्रह के लगभग 79 मून्स हैं, जिसमें यूरोपा एक ऐसा चंद्रमा है जहाँ वाटर है। वाटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सी है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ती है कि यूरोपा पर जीवन हो सकता है, भले ही वो किसी भी रूप में हो। वैज्ञानिक जीवन की खोज तो करते हैं, लेकिन हमारी और हमारे डिवाइसेस की लिमिटेशंस हैं। शायद ऐसा जीवन हो कहीं जो हमारे आयाम से परे हो, हम देखकर भी न देख पाएं। जरा विचार कीजिए। खैर, साल 1979 में 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरे। इस दौरान पहली बार इस बात के सबूत मिले कि यूरोपा पर तरल पानी हो सकता है। फिर गैलीलियो अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष दूरबीनों के जरिए की गई जांच ने वैज्ञानिकों को संकेत दिया कि यूरोपा पर समुद्र की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर 15 से 25 किलोमीटर चौड़ी बर्फ की चादर बिछी हुई है। फिर इसके नीचे 60 से 150 किलोमीटर गहरा समुद्र मौजूद है। यूरोपा के समुद्र को लेकर माना जाता है कि पृथ्वी के बाद अगर दूसरी जगह जीवन हो सकता है तो इसके यूरोपा पर होने की संभावना है। नाउ वी आर नियर सैटर्न। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। शन के चारों ओर जो वलय हैं वो इसको और रहस्यमयी बनाते हैं। वैज्ञानिक इन वलयों को लेकर आज भी अचंभित हैं कि आखिर ये वलय किस चीज के बने हैं। वो कहते हैं
ये वलय छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके वायुमंडल में गैसीय संरचना है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाई जाती है। सन के चारों ओर 12 वलय हैं और 2 रिक्त स्थान, और ये है इसका मून टाइटन। सैटर्न के 82 मून्स हैं, लेकिन टाइटन सबसे ज़्यादा चर्चित है क्योंकि वैज्ञानिक बताते हैं कि भविष्य में ये जीवन को पनपने का स्थान हो सकता है। यहाँ नेचुरल गैस इतनी है कि ये पृथ्वी को हजारों सालों तक रोशन कर सकती है। टाइटन सौर मंडल के शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में वातावरण वाला एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके सतह पर तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण उपलब्ध हों। नासा ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के वायुमंडल में एक कार्बन अणु की खोज की है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेनाइलडीन। इसका रासायनिक सूत्र है C3H2 जो टाइटन के ऊपरी वायुमंडल में पाया गया है। इस पदार्थ की मौजूदगी से इस उपग्रह पर और भी जटिल पदार्थों की मौजूदगी की संभावना बढ़ जाती है। साइक्लोप्रोपेनाइलडीन की टाइटन के घने वायुमंडल में खोज एक तरह से हैरान करने वाली है। टाइटन के वायुमंडल में कैसी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं जो जटिल अणुओं का निर्माण कर रही हैं और वर्षा से सतह तक पहुंचा रही हैं, जिससे भविष्य में टाइटन पर जीवन होने की संभावना बढ़ती है, भले ही वो बैक्टीरिया के रूप में हो। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये ग्रह है यूरेनस। इस पर वर्तमान में 80% बर्फ है, इसीलिए इसे आइस जाइंट भी कहते हैं। और ये है नेपच्यून, वरुण। बहुत ही ठंडा ग्रह है। यहाँ औसतन तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए नेपच्यून को सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। इनको काफ़ी बाद में खोजा गया है। अब हम आ गए हैं प्लूटो पर, जिसको अब ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। IAU में 10,000 वैज्ञानिकों में केवल 400 ने माना कि प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा देना चाहिए। क्या ये सही था? फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। और अब हम अपना सोलर सिस्टम छोड़ चुके हैं। ओह, ये क्या ऑब्जेक्ट है? अरे ये तो है वॉयेजर 1। इसका मतलब अब हमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ ऑफिकस। वॉयेजर 1 ने 1990 में अपना सोलर सिस्टम छोड़ दिया था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो यान अंतरिक्ष में 1977 में भेजे गए थे। वॉयेजर 1 अभी पृथ्वी से 18.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और अभी भी संकेत भेज रहा है। दिस इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 61,000 किलोमीटर पर आवर। Voyager 2 took a different route through the solar system and is now 9.5 billion miles, 15.3 billion kilometer from home. Voyager 1's extended mission is expected to continue until around 2025. At that time, it will be more than 25 billion kilometer away from the Earth. ये यान जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे। Voyager 1 becomes the first man-made object to leave the solar system. और ये है प्लैनेट सैटना। ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में हजारों सालों का समय लगता है। ये ऐसा ग्रह है जो 11,000 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है और इसकी जो दूरी है वो सन और प्लूटो की दूरी से भी कई गुना ज़्यादा है। ये बौना ग्रह इतना दूर है कि इस पर हम फिलहाल अपने समय में किसी भी तरह का कोई स्पेस प्रोब नहीं भेज सकते हैं। ये एक बौना ग्रह है। अगर वॉयेजर जैसा कोई यान यहाँ भेजा जाए तो 260 साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। इसकी ऑर्बिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम तो अपने मन के यान पर बैठे हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, बस उसके बारे में पता हो। अब हम प्रवेश कर चुके हैं सौर मंडल की बाउंड्री में। ये है ऑर्ट क्लाउड। ये बर्फीली चट्टानों का एक गोल घेरा है जो हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। वैज्ञानिक मानते हैं पृथ्वी पर जीवन इन्हीं कॉमेट्स के पृथ्वी पर टकराने की वजह से आया है, क्योंकि सूक्ष्म बैक्टीरिया के रूप में यहाँ जीवन मौजूद है। ये पिंड भी सन की ग्रेविटी की वजह से सन के आसपास घूम रहे हैं। अब हम हैं अल्फा सेंचुरी सोलर सिस्टम के पास। ये पृथ्वी से लगभग 4 लाइट ईयर दूरी पर है। अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी
और एक धुंधला एवं छोटा सा लाल डॉर्फ तारा अल्फा सेंचुरी सी। ये तीन बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ए एवं बी एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं एवं सी इन दोनों की परिक्रमा करता है। रात के समय खुली आंखों से देखने पर ए एवं बी तारे के एक बिंदु के रूप में नजर आते हैं। ए और बी एक दूसरे की परिक्रमा करने में 80 साल लगाते हैं। अल्फा सेंचुरी सी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, भले ही हम उसे खुले आंखों से नहीं देख सकते। अल्फा सेंचुरी ए बी से यह तारा लगभग 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी होती है सूरज से पृथ्वी की दूरी। हमारे चारों तरफ इतने तारे दिख रहे हैं कि उन पर पहुंचना तो दूर, उनको हम गिन भी नहीं सकते। ये है बेबी स्टार। ये लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर है। इंसान की हमेशा से इच्छा रही है कि अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर वहां की हर हलचल पर नजर रखे। अब हम हैं 20 प्रकाश वर्ष दूर। ये है ग्लीच 581, पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष दूर तुला तारा मंडल में स्थित M3V श्रेणी का एक लाल बौना तारा। वैज्ञानिकों का अनुमान है इसके इर्द गिर्द कम से कम 4 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, जो क्रमशः E, B, C और G 581 हैं। 2011 में यह घोषणा की गई कि ग्लीच 581d पर पृथ्वी जैसे जीवन होने की संभावना है। पृथ्वी जैसे जीवन होने के लिए सामान्यतः तरल जल और भोजन के रूप में ऊर्जा स्रोत की मुख्य आवश्यकता होती है। चलिए अब और तेज चलते हैं। अब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर आ गए हैं। पृथ्वी तो एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटी है यूनिवर्स के सापेक्ष में। हमारी गैलेक्सी में मौजूद 100 से 400 अरब तारों में किसी एक तारे यानी सूर्य के आसपास ये चक्कर काट रही है। हमारी मिल्की वे का रेडियस है 52,850 लाइट ईयर्स और ऐसी अनगिनत गैलेक्सी हैं जो 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैली हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और जो रात के समय हम तारे देखते हैं वो हमारी गैलेक्सी के केवल एक पैच के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी से कई गुनी बड़ी गैलेक्सी हैं और इन पड़ोसी गैलेक्सी से मिलकर बनता है एक लोकल ग्रुप। ये 1 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला है। हम अब और आगे चलते हैं। ऐसे कई लोकल ग्रुप्स अब हम देख सकते हैं। इन लोकल ग्रुप्स को मिलाकर बनता है एक सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड के विशालतम संरचनाओं में से एक होते हैं, जिनमें गैलेक्सी के विशाल और घने समूह से लेकर कम घनत्व के पुल फिलामेंट पदार्थ की चादरें होती हैं। गैलेक्सी फिलामेंट एक धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं जो गैलेक्सी क्लस्टर या सुपर क्लस्टर और खाली अंतरिक्ष के बीच सीमा की तरह काम करती हैं। हमारा लोकल ग्रुप है वर्गो सुपर क्लस्टर में। आगे बढ़ते हैं। अब वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनेक सुपर क्लस्टर दिखने लगते हैं और इन सुपर क्लस्टर के समूह को कहते हैं लीनियाकिया। यह 50 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसका द्रव्यमान 10 करोड़ अरब सूर्य के बराबर है। लीनियाकिया की सीमा सही तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन खगोल शास्त्री इसके निर्धारण के लिए इसकी ग्रेविटी का अध्ययन करते हैं। कोई भी आकाशगंगा जो लीनियाकिया के गुरुत्वीय प्रभाव में है वह इसकी सीमा के अंदर मानी जाती है। लोकल ग्रुप तो यहाँ केवल एक डॉट की तरह दिख रहे हैं और हमने बताया था लोकल ग्रुप तो गैलेक्सी के समूह से बनते हैं और गैलेक्सी असंख्य तारों और ग्रहों के समूह से जो सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं। और आगे बढ़ने पर लीनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक डॉट की तरह दिख रहा है, जबकि ये 50 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला था और ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। द कमोविंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ to the edge of observable universe is about 14.26 gigaparsec, 46.5 billion light years, 4650 करोड़ लाइट ईयर इन एनी डायरेक्शन। ब्रह्मांड के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं। वैज्ञानिक तो ये भी अनुमान करते हैं कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हों और ये ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों के समुद्र में एक छोटी सी ड्रॉपलेट्स के समान हो। अब हम कभी इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। सृष्टि का रहस्य
रहस्य ही रहे, शायद वही हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि रहस्य जान गए तो फिर रहस्य किस बात का। ये तो यात्रा थी मन की। मन तो केवल वहीं तक जा सकता है जो हमें पता हो, भले ही इमेजिनरी हो, लेकिन जो हमें नहीं पता है वहाँ जाना हो तो जाना पड़ता है मन के पार। दोस्तों, हम अपने ग्रह पर जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन आज हम अपने ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अनंत के यात्री हैं, फिर भी कैद हैं इस ग्रह पर। संसार तो एक कैद खाना है। पूर्व में बहुत से ज्ञानी जन ये बात कह चुके हैं। सोचो, इतना कुछ घूमने के लिए है और हम यहाँ हैं एक छोटे से गोले पर कैद। खैर, अगर फ्री भी हो जाए तो घूमने के लिए भी कितने वर्ष लग जाएंगे? क्या हमारे पास इतने वर्षों का समय है? नहीं, फिर हम कैसे इस रहस्य को समझ सकते हैं? देखते रहिए टिल द एंड। वेल, इतनी बड़ी है सृष्टि जहाँ समय भी सूख जाए, क्योंकि समय तो हमारे सौर मंडल के लिए है। जब पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व करती है तभी हमें समय का आभास होता है। हमारी गैलेक्सी से अलग समय का क्या आयाम होगा, भोलेनाथ ही जाने। तभी तो उन्हें कहा गया है कालों के काल, महाकाल, कालातीत, समय से भी परे। कुछ ऋषि मुनियों ने पूर्व में अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और कहा, पृथ्वी इस सृष्टि में सरसों के दाने की तरह शेषनाग के फन पर भार रहित टिकी हुई है। सोचो, ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के सापेक्ष में क्या उपमा दी और ये कितनी तर्कसंगत है। कुछ ऋषि मुनियों ने कहा है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आज के आधुनिक साइंस में नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी में बताया है कि सब एक दूसरे के रिलेटिव है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष है। इसको आसानी से समझने के लिए ये समझ सकते हैं, जब दो ट्रेन इक्वल स्पीड से चलती हैं तो उनमें बैठे यात्री एक दूसरे से बात करते हुए जा सकते हैं और वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे। ऐसे ही ब्रह्मांड में समय हमारे और सौरमंडल के लिए है। आगे क्या है हमें नहीं पता, कौन से आयाम हैं आगे जीवन मौजूद है ये तो निश्चित है, क्योंकि इतने अनंत ब्रह्मांड में इतने ग्रह नक्षत्र हैं तो होना चाहिए, लेकिन किस रूप में है ये एक रहस्य है। और जो शक्ति इस पूरे सिस्टम को चला रही है, जो सभी में व्याप्त है, जिसे हम कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट, या हम कहें परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, जो भी कहें, जो भी परम सत्ता है, उनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की नहीं, खुद अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। और जब हम अपनी मन, बुद्धि, कर्म, अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपना विलय कर दें, पूर्ण भक्ति के साथ खुद का समर्पण कर दें, तो सत्य दृष्टव्य हो जाता है। और जब तक हम खुद को कुछ मानते रहेंगे तो ये सापेक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत ही हमें सब कुछ पता चलेगा। रिलेटिविटी पीछा नहीं छोड़ेगी। एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। यूनानी दार्शनिक सुकरात एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे। उनकी नज़र रेत पर बैठे एक अबोध बालक पर पड़ी जो रो रहा था। सुकरात ने रोते हुए बालक का सिर सहलाते हुए उससे रोने का कारण पूछा। बालक ने कहा, यह जो मेरे हाथ में प्याला है, इसमें मैं समुद्र के सारे पानी को भरना चाहता हूँ, किंतु यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं। बालक की बात सुनकर सुकरात की आंखों में आंसू आ गए। सुकरात को रोता देख रोता हुआ बालक शांत हो गया और चकित होकर पूछने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बच्चे, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहता है और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में संसार की तमाम जानकारियां भरना चाहता हूँ। बालक को सुकरात की बातें कितनी समझ में आई है तो पता नहीं, लेकिन 2 पल असमंजस में रहने के बाद उसने अपना प्याला समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, यह तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तेरे में समा सकता है। बच्चे की इस हरकत से सुकरात की आंखें खुल गईं। अब सुकरात को समझ में आ गया था कि हमारी अल्प बुद्धि में वो नहीं समा सकता है। तो एक ही उपाय है, कंप्लीट सरेंडर टू द ऑलमाइटी। भगवान कृष्ण ने भी पूरी भगवत गीता को अर्जुन को समझा दिया। फिर लास्ट में ये कहा, सबसे सरल उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ।
भगवान ने अध्याय 18 में कहा है, हे पार्थ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। आज के लिए इतना ही गाइस। आगे के एपिसोड में जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। धन्यवाद।